आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। इसके पहले हमने बात किया था रेप्लिकेशन के बारे में, आज डिस्कस करेंगे ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, बेसिक बात, ट्रांसक्रिप्शन मतलब होता क्या है। तो सिंपल भाषा में ऐसे समझिए कि डीएनए से आरएनए को बनाना ही ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। डीएनए से आरएनए बनाना है हमें, उसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। सो देखते हैं, सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज नोन एज द ट्रांसक्रिप्शन। अब पहले मैं कुछ बेसिक चीजें डिस्कस कर लेता हूं, जो कि आपको आगे लेक्चर को समझने में आसानी होगी। फिर हम लोग धीरे धीरे फर्दर आगे बढ़ते जाएंगे, किस तरह से ट्रांसक्रिप्शन होता है, कौन से एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं, कितने स्टेप्स होते हैं, प्रोसेस क्या होते हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे। पहले कुछ बेसिक बातें करते हैं। देखिए, जो डीएनए है, हमें पता है डीएनए क्या है, डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है। डीएनए में 2 स्ट्रैंड होता है, उनकी पोलैरिटी होती है, मतलब एक स्ट्रैंड का एक पार्ट 5 डैश होता है तो दूसरा पार्ट 3 डैश होता है। इतना पता होगा आपको, एक 5 डैश होता है, एक 3 डैश होता है। और जो दोनों स्ट्रैंड है वो एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होते हैं। मतलब अगर किसी में सपोज दैट ये वाला पोर्शन आप देख रहे होंगे, ये 5 डैश पोलैरिटी है, तो जो इसके सामने वाला स्ट्रैंड होगा उसमें यहाँ पर 3 डैश होगा। जैसे कि ये 3 डैश है तो इसके सामने क्या होगा, 5 डैश। सिंपल सा बेसिक फंडा, डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है और दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होते हैं। 2 पोलैरिटी होती हैं, 5 डैश और 3 डैश, वो भी कंप्लीमेंट्री शो करती हैं। अब बात करते हैं डीएनए से आरएनए बनाना है हमें। तो देखिए, पहली बात तो ये कि दोनों स्ट्रैंड से आरएनए एक साथ कभी भी नहीं बनेगा। एक स्ट्रैंड से एक बार आरएनए बनता है, मतलब एक जगह पर दोनों स्ट्रैंड से आरएनए नहीं बन सकता। तो समझिए कि कौन से स्ट्रैंड से आरएनए बनेगा। देखिए, 2 स्ट्रैंड है, कैसे मालूम चलेगा कि किस स्ट्रैंड से आरएनए बनेगा। तो ऐसा समझते हैं कि सिंपल सी बात, जो आरएनए है, देखिए आरएनए डीएनए का कंप्लीमेंट्री है। समझने की कोशिश कीजिए कि आरएनए जो है वह डीएनए का कंप्लीमेंट्री है। इसका मतलब उसमें भी 5 डैश 3 डैश पोलैरिटी प्रेजेंट है। आरएनए में भी पोलैरिटी होती है, 5 डैश होता है, 3 डैश होता है। तो जो आरएनए का सिंथेसिस होता है, जब आरएनए की फॉर्मेशन होती है, उसमें सबसे पहले उसका 5 डैश वाला पार्ट बनता है, फिर 3 डैश वाला पार्ट बनता है। फिर रिपीट करता हूं, आरएनए के फॉर्मेशन में, सिंथेसिस में पहले 5 डैश वाला एंड बनाया जाता है, फिर 3 डैश वाला एंड बनता है। कुछ इस तरह से आरएनए बनता है। अब देखिए, जब आरएनए डीएनए का कंप्लीमेंट्री है, तो अगर आरएनए में पहले 5 डैश बनना है, तो उसके जस्ट जिस डीएनए से वो बन रहा होगा, जिस स्ट्रैंड से वो बन रहा होगा, वह कौन सा डैश होगा। तो सिंपल सी बात है, वो 3 डैश होगा। मतलब 3 डैश का ही कंप्लीमेंट्री आर 5 डैश बन सकता है। इसलिए डीएनए में जहां पे 3 डैश टू 5 डैश है, वहां से स्टार्टिंग होगी ट्रांसक्रिप्शन की। तो आपको समझ में आ गया होगा इन दोनों स्ट्रैंड में से कौन से स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन हम करने जा रहे हैं। ये 3 डैश है, तब यहाँ पे 5 डैश बन सकता है, इसलिए हम लोग व्हाइट वाले पार्ट को यहाँ पे भी पढ़ने जा रहे हैं। व्हाइट वाले स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन होने जा रहा है, मतलब व्हाइट वाले स्ट्रैंड से आरएनए बनने जा रहा है। यह हुआ हमारा बेसिक फंडा। समझते हैं, सपोज दैट इस व्हाइट वाले स्ट्रैंड से हमारा आरएनए बन गया। आरएनए डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। सपोज दैट एमआरएनए बना, देखिए यहाँ पर ये 3 डैश था, ये वाला पार्ट 5 डैश बन गया। अब आपको इतना पता होगा कि सिंपल सा बात करें तो डीएनए से आरएनए बन गया। अब इस आरएनए से बनता है प्रोटीन। आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन। तो सपोज दैट प्रोटीन बन गया। अब जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन होता क्या, रियल में बात करें तो आपको पता होगा कोई 20 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं। यह प्रोटीन जो है इन्हीं अमीनो एसिड से मिलकर के बना होता है। तो मतलब ये पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड है। लेकिन सोचिए, 20 टाइप्स के अमीनो एसिड होते हैं, बहुत से डिफरेंट टाइप के प्रोटीन होते हैं। वो डिपेंड करता है कि कौन से अमीनो एसिड प्रेजेंट है या किस सीक्वेंस में प्रेजेंट है। तो यह कौन डिसाइड करेगा कि कौन सा अमीनो एसिड प्रोटीन में होना चाहिए या कौन से सीक्वेंस में, कौन से ऑर्डर में आना चाहिए, यह बताता है हमारा एमआरएनए। इसलिए तो इसको बोल रहे हैं मैसेंजर आरएनए। यह कोड कर रहा है कि कौन सा अमीनो एसिड यहाँ पर होना चाहिए। हालांकि अगर आप समझें तो जो अमीनो एसिड होता है उसको टीआरएनए लेके आता है, ट्रांसपोर्ट आरएनए, मतलब टीआरएनए यहाँ तक लेके आता है। तो एमआरएनए उसको मैसेज देता है कि ये प्रोटीन लेके आओ, एक तरह से कोड देता है कि ये अमीनो एसिड होना चाहिए इस प्रोटीन में। तो एमआरएनए क्या कर रहा है, कोडिंग का काम कर रहा है। इसलिए इसको स्ट्रैंड को, इस स्ट्रैंड को एक और नाम देते हैं कि कोडिंग स्ट्रैंड। देखिए अमीनो डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड है,
इस स्ट्रैंड को बोलेंगे कोडिंग स्ट्रैंड। इतना समझ में आया? अब देखिए, जब नया आरएनए बन रहा होगा, हमें पता है डीएनए से आरएनए बन रहा है, समझ में आ रहा है हमें? अब ये डीएनए इससे आरएनए बन रहा है, ये कैसे बन रहा होगा? सिंपल सा बस बेसिक समझिए कि यहाँ पर कोई एंजाइम आया होगा, वो डीएनए से आरएनए बनाया होगा। समझिए कोई मिस्त्री आया है, वो बना रहा है आरएनए, तो वो क्या सोच रहा होगा कि जैसा जैसा डीएनए है उसी को देख करके मैं कंप्लीमेंट्री आरएनए तैयार कर दूंगा। मतलब वहां पे टी दिखेगा तो मैं एडेनिन लगा दूंगा, वहां पे अगर ए दिखेगा तो मैं थायमिन की जगह पे यूरेसिल लगा दूंगा, कि मुझे पता ये आरएनए है। वो मैकेनिक ये सोचेगा कि मैं क्या लगाऊं, वो देखेगा डीएनए और उसका कंप्लीमेंट्री आरएनए बना देगा। मतलब वह डीएनए को एज ए मॉडल यूज कर रहा है या एज ए टेम्पलेट यूज कर रहा है। इसीलिए बोलते हैं जिस स्ट्रैंड के डीएनए से आरएनए बन रहा है उसको टेम्पलेट स्ट्रैंड बोला जाता है। आई होप आपको ये नेम क्लियर हो गया होगा कि टेम्पलेट स्ट्रैंड किसको बोलते हैं? जिस स्ट्रैंड से के डीएनए से आरएनए बनता है उसको बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड समझ में आया, टेम्पलेट स्ट्रैंड समझ में आया। अब आपको कंफ्यूजन हुआ, कई बार क्या होता है डीएनए में भी कोडिंग स्ट्रैंड होता है। ये देखिए आपको डबल स्ट्रैंड दिख रहा है, डीएनए में 2 स्ट्रैंड है, तो एक टेम्पलेट हो गया, इस पार्ट को कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। ऐसा क्यों? समझिए, देखिए जो ये डीएनए था, ये टेम्पलेट डीएनए था, ये रेड वाला व्हाइट वाले के जस्ट कंप्लीमेंट्री होगा, क्योंकि उसके जस्ट सामने है, डबल हेलिक्स मॉडल के अकॉर्डिंग वह उसके कंप्लीमेंट्री होगा। और ये आरएनए भी इसके कंप्लीमेंट्री है, टेम्पलेट के एनए भी इसके कंप्लीमेंट्री है, ये भी इसके कंप्लीमेंट्री है, ये भी इसके कंप्लीमेंट्री है। इसको हम लोग कोडिंग स्ट्रैंड बोल रहे हैं, तो इन दोनों इसको भी कोडिंग स्ट्रैंड बोल सकते हैं, इसलिए दूसरे स्ट्रैंड को कोडिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं। तो ये बेसिक चीज हुआ, आई होप आपको क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे डिटेल में कि ट्रांसक्रिप्शन इन द प्रोकैरियोट्स होता कैसे है। तो समझते हैं। सबसे पहले बेसिक बात, ट्रांसक्रिप्शन करना है बिना एंजाइम के तो पॉसिबल है नहीं। सबसे पहले हम लोग एंजाइम को डिस्कस करेंगे। हालांकि प्रोकैरियोट्स में बहुत ज्यादा एंजाइम नहीं होते हैं, एक ही एंजाइम मेजर रोल प्ले करता है, लेकिन जब हम यूकैरियोट्स के बारे में पढ़ते हैं वहां पे डिफरेंट एंजाइम आते हैं। अभी हमारा टॉपिक है प्रोकैरियोट्स, तो प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बोलता हूं कि मैंने बोला टेम्पलेट डीएनए के अकॉर्डिंग नया आरएनए बन रहा है, मतलब जो भी काम करेगा, जो भी मैकेनिक आएगा वो डीएनए पर डिपेंड होगा कि नहीं? जो भी काम करेगा, जो भी एंजाइम काम करेगा वो डीएनए पे डिपेंड होगा, क्योंकि वो डीएनए को देख करके बनाएगा आरएनए। क्योंकि डीएनए क्या है? टेम्पलेट डीएनए है, उसके अकॉर्डिंग ही आरएनए की सिंथेसिस होगी। इसलिए जो एंजाइम प्रोकैरियोट्स में होता है उसका नाम होता है आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि वो आरएनए को बना रहा है, लेकिन उसको ये बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। एक बार देखते हैं, समझ में आ जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज अ सिंगल एंजाइम, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज और सिंपली आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज ऑल द आरएनएस इन द प्रोकैरियोट्स। मतलब उसको हम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज भी बोल सकते हैं। आरएनए पॉलीमरेज तो कॉमनली बोला ही जाता है, लेकिन मैंने आपको समझाया कि डीएनए डिपेंडेंट क्यों बोलते हैं। यह हो गया बेसिक फंडा आरएनए पॉलीमरेज का। अब एक बात करते हैं, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो जो ये आरएनए पॉलीमरेज होता है वो एक एंजाइम है, या ऐसे समझिए कि एक कोर एंजाइम होता है। कोर एंजाइम है, एंजाइम में कई सब यूनिट भी होते हैं। तो आरएनए पॉलीमरेज कुल 5 सब यूनिट का मिलकर के बना होता है। फिर से बोलता हूं, जो आरएनए पॉलीमरेज है वो 5 सब यूनिट का मिलकर के बना होता है, जिसमें 2 अल्फा होते हैं, एक बीटा होता है, एक बीटा डैश होता है, और एक ओमेगा होता है। तो ये 5 होते हैं, 2 अल्फा, एक बीटा डैश, एक ओमेगा, और इनके अलावा एक फैक्टर होता है, इसको सिग्मा फैक्टर बोलते हैं। तो देखते हैं, कंसिस्ट ऑफ 5 सब यूनिट एंड सिग्मा फैक्टर। सबका देखिए अलग अलग काम होता है। अगर ये यूकैरियोट्स होता तो वहां पे डिफरेंट एंजाइम होते, लेकिन ये प्रोकैरियोट्स है इसलिए यहाँ पे एक ही एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज ही है, ये सब काम यही करेगा। लेकिन यहाँ पर डिवीजन होगा यूनिट के बिहाफ पर, 5 यूनिट है, 5 सब यूनिट पाए जा रहे हैं, तो वो अलग अलग काम करेंगे, उनको डिस्कस करते हैं। जो ये आपका अल्फा पार्ट है, देखिए डीएनए बहुत बड़ा होता है, ये आपको पता है बेसिक, डीएनए बड़ा होता है, काफी लॉन्ग होता है। और देखिए कभी भी हर एक पार्ट का कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं कि ट्रांसक्रिप्शन चालू हुए तो पूरे डीएनए से आरएनए बनना चालू है, ऐसा नहीं।
जिस प्रोटीन की जरूरत होगी और वह प्रोटीन जिस आरएनए से बन रहा होगा उसका ही ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होगा एट ए टाइम। तो पता करेगा, जो अल्फा सब यूनिट है ये यही पता करेगा कि कौन से डीएनए के कौन से पार्ट का ट्रांसक्रिप्शन करना है, डीएनए के कौन से पार्ट से आरएनए बनाना है, ये पता करेगा हमारा अल्फा वाला फैक्टर। तो डिटेक्ट द पार्ट ऑफ डीएनए टू बी ट्रांसक्रिप्ट, ये हो गया अल्फा सबयूनिट का काम। फिर बात करते हैं बीटा का काम। तो इसका काम है पॉलीमराइजेशन। मतलब देखिए, जो पूरा आरएनए बन रहा है वह न्यूक्लियोटाइड से बन रहा होगा, तो जो अलग अलग न्यूक्लियोटाइड का जुड़ना होता है, मतलब एक पॉलीमर का फॉर्म करना होता है, किसी भी यूनिट से पॉलीमर का बनना पॉलीमराइजेशन कहलाता है। यहाँ पे हमारा यूनिट न्यूक्लियोटाइड है, तो बीटा क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड को ऐड करने में या उनका पॉलीमर बनाने में हेल्प करता है। ये सब चीजें हम आगे पूरे मैकेनिज्म में अच्छे से समझेंगे, बस अभी हम बेसिक एंजाइम को पढ़ रहे हैं। तो बीटा का काम हो गया पॉलीमराइजेशन। बीटा डैश की बात करें तो बीटा डैश का क्या काम होता है, वह अनवाइंडिंग करता है। मतलब सिंपल सी बात, दो डीएनए स्ट्रैंड को अलग करेगा तभी तो ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा। तो दो डीएनए स्ट्रैंड को अलग करने का काम होता है बीटा डैश का। हालांकि जब हम बात करते हैं इसका कि रिप्लिकेशन में कौन करता है, तो रिप्लिकेशन में था हेलिकेज एंजाइम। रिप्लिकेशन में हेलिकेज एंजाइम अनवाइंडिंग करता था और यहाँ पर बीटा डैश अनवाइंडिंग कर रहा है। उसके बाद ओमेगा होता है। फिर हम बात करते हैं सिग्मा फैक्टर का। सिग्मा फैक्टर का काम देखिए क्या होता है, वह अभी आप एक लाइन में समझिए, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द प्रमोटर रीजन। भी आपको सब कुछ समझेगा अगले स्लाइड में। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन इन द प्रोकैरियोट्स में होता क्या है, किस तरह से ट्रांसक्रिप्शन होता है, फिर उसको हम लोग थ्योरी वाइज समझेंगे। पहले बेसिक समझते हैं। तो हमारा ये डबल स्टैंड हुआ, दोनों स्टैंड के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। सपोज दैट यहाँ पे एक स्टैंड में एडेनिन है, दूसरे में अगर यहाँ पे थाइमिन है, तो इन दोनों के बीच में दो बॉन्ड होंगे। और यहाँ पे सी है, सिस्टीन है, तो यहाँ पे जी है, सी और जी के बीच में तीन बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, मतलब बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। दोनों स्टैंड के बीच में बॉन्ड होते हैं, दोनों स्टैंड एक दूसरे से बाइंडिंग होते हैं। अब हम बात करते हैं, हमें आरएनए को सिंथेसाइज करना है, तो उसके लिए हमारा एंजाइम आएगा आरएनए पॉलीमरेज। तो ये हमारा बॉन्ड हुआ इन दोनों के बीच में। अब देखिए डीएनए बहुत बड़ा होता है, लेकिन कैसे पता चलेगा कि कौन से पार्ट का, डीएनए के किस पार्ट से आरएनए बनाना है। देखिए पूरे डीएनए से एक साथ कभी भी आरएनए नहीं बन सकता, क्योंकि देखिए जिस प्रोटीन की बॉडी में जरूरत होगी और वह प्रोटीन जिस आरएनए से बन रहा होगा, हम लोग केवल उसका ही सिंथेसाइज करते हैं। मतलब बॉडी में उस आरएनए, वही आरएनए ट्रांसक्रिप्ट किया जाता है, उसी आरएनए को बनाया जाता है जिसकी जरूरत होती है। तो पूरे डीएनए का एक साथ ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा होगा, डीएनए के किसी एक पार्ट का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन से पार्ट का ट्रांसक्रिप्शन होना है, तो मैंने आपको बताया जो आरएनए पॉलीमरेज है उसमें सब यूनिट है, तो उसका अल्फा सब यूनिट का यही काम होता है कि पता करना कि डीएनए के किस पार्ट्स को ट्रांसक्रिप्ट करना है। तो सपोज दैट वो पता कर लिया कि मुझे इस डीएनए को यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट, यहाँ से आरएनए बनाना है। अब देखिए जहां से रियल में आरएनए बनना है वहीं से हर एक एक्टिविटी शुरू नहीं होती है। आरएनए बनाना है तो उसके लिए आरएनए पॉलीमरेज को आना पड़ेगा। आरएनए पॉलीमरेज डायरेक्ट वहां पे नहीं आता है जहां पे आरएनए बनाना होता है, वो थोड़ा पहले आता है, उसके लिए प्रिपरेशन करता है, इनिशिएशन स्टेप करता है कि मुझे आरएनए की सिंथेसिस शुरू करनी है। जैसे सपोज दैट समझिए आपके घर कोई मिस्त्री आया जो कि अब आपके घर को बनाने वाला है, तो सबसे पहले डायरेक्ट वह वॉल के पास नहीं पहुंचेगा, उसके लिए वो मटेरियल को तैयार करेगा, ब्रिक्स को इकट्ठा करेगा, ये सब चीजें करेगा, तो उसके लिए वो सेपरेट जगह पर रहेगा। तो उसी तरह आरएनए पॉलीमरेज डायरेक्टली जिस जगह पर बनाना रहता है आरएनए, वहां पर नहीं आता है, वह उस जगह से थोड़ा पीछे रहता है। सपोज दैट बात करें कि अगर हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन है, सपोज दैट आरएनए यहाँ से बनना शुरू होना है, तो जो आरएनए पॉलीमरेज है वो डायरेक्टली यहाँ पर आकर काम करना शुरू नहीं करेगा, यह थोड़ा पीछे आता है, कम से कम 35 बेस पेयर पीछे या 10 बेस पेयर पीछे यह आता है। तो जिस जगह से ट्रांसक्रिप्शन का स्टार्ट होना रहता है उसके -35 बेस पेयर पीछे एक स्पेसिफिक 6 न्यूक्लियोटाइड की यूनिट होती है, वह वहां पर आकर के अटैच होता है। कौन? हमारा आरएनए पॉलीमरेज। यहाँ पे एक यूनिट होगी TTGACA -35 बेस पेयर, मतलब जहां से शुरू करना है उसके -35 बेस पेयर पीछे TTGACA नाम की यूनिट होगी, और या तो वहां से -10 बेस पेयर पीछे
TATA नाम का यूनिट होगा। तो ये सीक्वेंस होता है 6 न्यूक्लियोटाइड का, वहां पे वह आके जुड़ता है या वहां से वह शुरुआत करता है आरएनए के सिंथेसाइज का, वहां से वो प्रिपरेशन करता है या इनिशिएशन स्टेप्स के लिए प्रिपरेशन करता है। तो यहाँ से शुरुआत होती है। पहला -35 बेस पेयर, दूसरा -10 बेस पेयर। इस जगह को बोलते हैं प्रमोटर रीजन। मतलब यहाँ से आरएनए पॉलीमरेज प्रमोट होता है अपने काम करने के लिए। तो ये होता है -35 बेस पेयर और -10 बेस पेयर। ये दो सीक्वेंस होते हैं जो कि एज ए प्रमोटर रीजन काम करते हैं आरएनए को बनाने के लिए। अब सपोज दैट ये एंजाइम आ गया, ये हमारा आरएनए पॉलीमरेज है। अब इसके जो अल्फा फैक्टर ने पता किया कि इतना बड़ा डीएनए है, हमको यहीं से आरएनए को बनाना है। इसके अल्फा फैक्टर ने पता किया और ये एंजाइम यहाँ पर आ गया। लेकिन इसको अभी फिर से टेंशन होगा कि मैं तो आ गया हूँ, लेकिन मुझे जाके बैठना कहाँ है, मुझे कहाँ से अपने काम की शुरुआत करनी, ये कैसे पता चलेगा? मतलब आम भाषा में ये कैसे पता चलेगा कि प्रमोटर रीजन कहाँ पर है? तो इसके लिए इस एंजाइम में एक फैक्टर होता है, मतलब सिग्मा फैक्टर होता है, जो कि ये बताता है कि प्रमोटर रीजन कहाँ है। और इससे क्या होता है, यह एंजाइम पहचान लेता है कि प्रमोटर रीजन कहाँ पे, वह वहां जाकर के बाइंड हो जाता है। एक इंपॉर्टेंट बात कि जो ये TTGS ये सीक्वेंस है, यह टेम्पलेट पे नहीं है, कोडिंग स्टैंड का सीक्वेंस होता है। अब ये जाएगा प्रमोटर रीजन, वहां पे जाके बाइंड हो जाएगा। तो ये आरएनए पॉलीमरेज जाके प्रमोटर रीजन पर बाइंड हो गया। तो ये फर्स्ट स्टेप हुआ। मतलब हमें आरएनए बनाना है तो उसका सबसे पहला स्टेप होता है इनिशिएशन। और इनिशिएशन का सबसे पहला स्टेप जो होता है, बाइंडिंग ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज टू द प्रमोटर रीजन। प्रमोटर रीजन कितने होते हैं? 2 होते हैं। ये जाके वहां पे बाइंड कर गया। अब बाइंडिंग के बाद क्या होगा? सबसे पहला काम सोचिए आप, अगर आपको ट्रांसक्रिप्शन करना है, अगर आपको डीएनए से आरएनए बनाना है, पहले तो आपको इन 2 डीएनए स्ट्रैंड को एक दूसरे से अलग करना पड़ेगा। तो मतलब सबसे पहले आपको अनबाइंडिंग करना पड़ेगा। तो इनिशिएशन का सबसे सेकंड स्टेप होता है अनबाइंडिंग ऑफ द डीएनए, जो कि शुरू होगा। तो सपोज दैट ये इस तरह से शुरू होता है, दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो गए। यहाँ पे एक यूनिट बन गया, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इसको बोलते हैं। ये अलग हो गए, यहाँ के बॉन्ड टूट जाते हैं, जो कि कौन तोड़ता है? अनवाइंडिंग कौन करता है? बीटा डैश सब यूनिट करता है। यह अनवाइंडिंग हो जाता है। अनवाइंडिंग के बाद क्या होगा? देखिए, रियल में ट्रांसक्रिप्शन तो मुझे यहाँ से शुरू करना है, आरएनए के सिंथेसिस तो मुझे यहाँ से शुरू करनी है। लेकिन जब आरएनए बनेगा, सबसे पहले उसको कोई स्ट्रैंड तो चाहिए कि शुरुआत कहाँ से करनी है, उसके लिए एक स्ट्रैंड की जरूरत होती है। या सबसे पहले बोलिए आप कि इनिशिएशन से पहले, स्टार्टिंग से पहले, जहां पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, उसके पहले भी थोड़ा सा आरएनए बनता है। बस 5 या 10 पेयर का, 5 to 10 बेस पेयर का एक थोड़ा सा आरएनए बनेगा। उसके बाद क्या होगा? उसी को इलोंगेट किया जाता है। तो सबसे पहले स्टेप हुआ क्या कि बाइंडिंग ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज टू द प्रमोटर रीजन। दूसरा स्टेप ये हुआ अनवाइंडिंग ऑफ द डीएनए। तीसरा स्टेप ये हुआ कि छोटा सा आरएनए पॉलीमरेज का फॉर्मेशन हुआ। फिर चौथा स्टेप देखिए क्या होता है। सपोज दैट यहाँ पे एक छोटा सा आरएनए हमारा यहाँ से बन के यहाँ पर आ गया। तो जो इसके बाद क्या होगा, देखिए इस पूरे सिस्टम को आगे शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आरएनए अब यहाँ बनाना है। मुझे इस एंजाइम की जरूरत यहाँ पे नहीं है, इस एंजाइम की जरूरत अब मुझे यहाँ पर पड़ेगी, क्योंकि फर्दर आरएनए बनते जाएगा। ये एंजाइम ऐसे मूव करता जाएगा और आरएनए बनाता जाएगा। तो इस जगह को क्लियर करना पड़ेगा, इसीलिए बोलते हैं लास्ट स्टेप को प्रमोटर क्लियरेंस। तो इनिशिएशन में हो गए कुल, सबसे पहला बाइंडिंग ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज टू द प्रमोटर रीजन, दूसरा हमारा हो गया अनवाइंडिंग, तीसरा हमारा हो गया आरएनए सिंथेसिस, चौथा हमारा हो गया प्रमोटर क्लियरेंस। तो इसको देखते हैं। स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में सबसे पहले क्या होता है? इनिशिएशन। सबसे पहले अगर आपको डीएनए से आरएनए बनाना है तो शुरुआत करनी पड़ेगी। सबसे पहले होता है इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होता है? छोटा सा आरएनए बन जाता है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? इस आरएनए को ही इलोंगेट करना पड़ेगा। मतलब सेकंड स्टेप होगा इलोंगेशन। इलोंगेशन होने के बाद कहीं न कहीं तो आपको रोकना पड़ेगा, कि ऐसा नहीं कि शुरू हो गए तो पूरे डीएनए का आरएनए बनाते चले जाओ। नहीं, जितनी की जरूरत है, जितना का काम है, उतने का आरएनए बनता है। तो आरएनए सिंथेसिस को रोकना भी पड़ता है। तो थर्ड प्रोसेस होता है टर्मिनेशन। तो 3 स्टेप हो गए, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड द टर्मिनेशन। तो देखते हैं इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड द टर्मिनेशन।
अब समझते हैं इनिशिएशन, हालांकि हम लोग समझा सब कुछ है, बस एक बार देख लेते हैं। इनिशिएशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज होता है प्रमोटर रीजन पे, जो कि -35 बेस पेयर और -10 बेस पेयर होता है। प्रमोटर रीजन, द स्पेसिफिक रीजन ऑन द डीएनए वेयर द एंजाइम बाइंड इज नोन एज द प्रमोटर रीजन। देयर आर टू बेस सीक्वेंसेस ऑन द कोडिंग स्टैंड, देखिए कोडिंग है, टेम्पलेट नहीं, कोडिंग स्टैंड, कोडिंग डीएनए स्टैंड which the sigma factor of RNA polymerase can recognize for the initiation of the transcription। कौन पता किया, सिग्मा फैक्टर ने पता किया, बताया था मैंने आपको। दो ही होते हैं, देखिए जो मैंने बताया -10 बेस पेयर पर टाटा एट है, उसको प्रिब्नोवॉक्स से भी जाना जाता है नाम से, इंपॉर्टेंट नेम भी आपको याद करना है, प्रिब्नोवॉक्स टाटा एट। ये कब होता है, -10 बेस पेयर पर होता है। सीक्वेंस क्या है, TATA80। देखिए -10 बेस पेयर है, मतलब इनिशिएशन से पीछे है, इसलिए बोल रहे हैं लेफ्ट साइड, और इसको अपस्ट्रीम भी बोलते हैं। फिर -30 बेस पेयर की 35 सीक्वेंस वाली बात करें, जो कि -35 बेस पेयर पीछे होता है, वह होता है TTGACA। यह भी लेफ्ट साइड होता है, यह भी अपस्ट्रीम में होता है। यह बेसिक फंडा हो गया। अब इनिशिएशन में देखिए होता क्या है, पहला तो मैंने बताया आपको कि बाइंडिंग हुआ, फिर लोकल अनबाइंडिंग होगी, फिर इनिशिएशन ऑफ आरएनए सिंथेसिस, केवल 5 to 10 बेस पेयर बनेगा, फिर प्रमोटर क्लियरेंस होगा, मतलब इनको आगे शिफ्ट किया जाएगा, शिफ्टिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टुवर्ड द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ये हो गया इनिशिएशन। इसके बाद क्या होता है, इलॉन्गेशन। तो देखिए जब सिग्मा फैक्टर ने जब सिग्मा, देखो सिग्मा फैक्टर का काम क्या था, उसको पहचानना था कि प्रमोटर रीजन कहाँ पे है। तो प्रमोटर रीजन को पहचानने के बाद सिग्मा फैक्टर अपना चला जाता है, हट जाता है वहां से, मतलब आरएनए पॉलीमरेज से डिस्टैच हो जाता है, वहां से निकल जाता है, और क्या होता है उसके बाद हमारा इलॉन्गेशन शुरू हो जाता है। तो एज द होलो एंजाइम RNA polymerase recognize the promoter region, the sigma factor is released and transcription proceed। RNA is synthesized from the 5' to 3'। सबसे पहले मैंने यही बात किया था आपको, जो कि डीएनए के एंटी पैरेलल होता है, मतलब कंप्लीमेंट्री होता है। अब बात करते हैं इलॉन्गेशन। देखिए सबसे पहले हम लोग, जैसे हमने पढ़ा इनिशिएशन में स्टार्टिंग में होता क्या है, फिर उसको थ्योरी देखा, उस तरह से सबसे पहले देखेंगे इलॉन्गेशन में होता क्या है, फिर उसको देखेंगे डिटेल में। तो एक बेसिक चीज समझिए आप, जैसे इलॉन्गेशन करना है, आपको पता है कि आरएनए बना रहे हैं हम लोग, तो वह डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड का बना होगा, और ये भी पता है कि दो पोलैरिटी होती है। ये पोलैरिटी हर एक न्यूक्लियोटाइड की होती है, जो कि बाद में स्ट्रैंड की बन जाती है। तो उसमें क्या होता है, एक फॉस्फेट होता है, एक OH होता है। तो फॉस्फेट वाले पार्ट को हम लोग 5' बोलते हैं, और OH वाले पार्ट को 3' बोलते हैं। तो सपोज दैट कोई भी न्यूक्लियोटाइड आ गया, सपोज दैट सबसे पहला न्यूक्लियोटाइड बना दिया गया, वो था एडेनिन। एडेनिन आ गया, उसका 5' था, उसका 3' था। अब उसके बाद समझिए यहाँ पे हमें थाइमिन, थाइमिन तो होगा नहीं, आरएनए है, यूरेसिल को अटैच करना है। तो यूरेसिल में भी दो होंगे, एक 5 होगा, एक 3 होगा। तो होता क्या है, देखिए थाइमिन का 5' था, 3' था, तो जो नया न्यूक्लियोटाइड आ रहा है यूरेसिल, उसका 3' अभी बाइंड नहीं होगा। फिर से बोलता हूँ, जो एडेनिन था, एडेनिन के दो पोलैरिटी 5' और 3'। पहले मान लीजिए आपके राइट साइड में, मतलब मॉनिटर के राइट साइड में 5' है, फिर 3' है। अब जो नया न्यूक्लियोटाइड आएगा, उसका जो 5' है, वो पुराने वाले के 3' के साथ बॉन्ड बनाएगा, और उसका जो यूरेसिल आ रहा है, उसका 3' अब फ्री हो जाएगा, जो कि अगले वाले के लिए बॉन्ड बनाने के लिए तैयार होगा। समझिए। अब देखिए सबसे पहले था एडेनिन, फिर से बोलता हूँ, एडेनिन था, उसका 5' था, 3' था। 5' वाला पार्ट समझिए मॉनिटर के राइट साइड पे है, जो 3' वाला पार्ट है वो लेफ्ट साइड पे है। नया यूरेसिल आ रहा है, उसमें भी 5' है, 3' है। तो यूरेसिल का जो 5' है, वो 3' से बॉन्ड बनाएगा, डाइस्टर बॉन्ड बनाएगा। जो 3' है, वो अगले न्यूक्लियोटाइड को वेट करेगा उसके बॉन्डिंग के लिए। ये बेसिक फंडा हुआ, अभी हम लोग अच्छे से समझ जाएंगे। ये दो स्टैंड हुआ, एक 5' है, तो यहाँ पे 3'। ये वाला पार्ट 5' था, ये क्या होगा, 3'। ये 3' था, तो ये क्या होगा, 5'। अब क्या होगा, ये डीएनए स्ट्रैंड है, तो जो आरएनए बनेगा ये 3' है, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, 5'। यहां से सपोज दैट आरएनए बनना शुरू हो गया, ये 5' है, तो ये 3' रहेगा, यहाँ पे आरएनए बन गया। सपोज दैट यहाँ पर हमारा आया एडेनिन, यहाँ पे एडेनिन आया, तो यहाँ पे क्या होगा, यूरेसिल। यहाँ पे क्या होगा, थाइमिन, यहाँ पे क्या होगा, यूरेसिल। तो कुछ इस तरह से होगा। अब सपोज दैट नया न्यूक्लियोटाइड आ रहा है, तो जो नया न्यूक्लियोटाइड आएगा, उसका 5' वाला 3' से यहाँ पे अटैच होगा, ये 5' बनेगा, और उसके आगे फिर से प्रोसेस चलेगा।
तो इस तरह से इलोंगेशन होता है। इतना बेसिक समझ में आया, अभी और समझेंगे हम लोग धीरे धीरे। अब देखिए इलोंगेशन का प्रोसेस तो हो गया, लेकिन अब क्या होगा, इसमें एक चीज और होगी। देखिए मैंने बोला एडेनिन है, यहाँ पे एडेनिन है तो यूरेसिल आया। तो जब भी आरएनए पॉलीमरेज किसी भी न्यूक्लियोटाइड को देखता है डीएनए पर, जब उसका कंप्लीमेंट्री तैयार करता है, तब वह उसके सामने वाले को कभी नहीं देखता। मतलब जिस पे काम कर रहा है वो एट ए टाइम एक ही न्यूक्लियोटाइड पे फोकस होता है, और ये पॉसिबल हो पाता है केवल और केवल एक ब्रिज के द्वारा, जिसको बोलते हैं प्रोटीन ब्रिज। अभी समझिए आप, सपोज दैट यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से बन रहा है, यहाँ पे एडेनिन प्रेजेंट हो गया, एडेनिन, यहाँ पे फिर से लगाना है यूरेसिल। जब ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे यूरेसिल लगा रहा होगा, तो इस जगह पे एक प्रोटीन ब्रिज आकर के बाइंड हो जाएगा, जो कि इसको यहीं तक एडेनिन को ही देख करके कॉपी करना है, उसके आगे वाले को कॉपी ना कर दे, कोई मिस्टेक ना हो जाए। इसलिए यहाँ पर ये प्रूफ रीडिंग के लिए एक प्रोटीन ब्रिज आकर के बाइंड होता है, और ए से अब यहाँ पे यूरेसिल ही बनेगा, आगे नहीं देखा जाता। ऐसे भी यहाँ पे भी मतलब हर एक बार में एक ही न्यूक्लियोटाइड पे फोकस रहता है, आरएनए पॉलीमरेज एक बार में एक ही का कंप्लीमेंट्री तैयार करता है। तो आई होप ये अब था इलोंगेशन, ये था बेसिक फंडा। अब समझते हैं। तो इलोंगेशन में 3 स्टेप थे, पॉलीमराइजेशन, प्रूफ रीडिंग और प्रोटीन ब्रिज। पॉलीमराइजेशन में क्या हुआ, 5 फॉस्फेट ऑफ इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड, मैंने बताया आपको, जो न्यूक्लियोटाइड नया आ रहा है उसका जो 5 प्राइम है वह पुराने वाले के 3 डैश से बाइंड होगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाएगा, और इस जो नया आया है उसका 3 डैश अब खाली हो जाएगा अगले नए वाले के लिए। यह बेसिक होता है। देखिए प्रोकैरियोट्स में प्रूफ रीडिंग कुछ खास नहीं होती है, लेकिन थोड़ा बहुत प्रेजेंट होता है, वही प्रोटीन ब्रिज के वजह से, तो नॉट टू एक्यूरेट। फिर बात करें प्रोटीन ब्रिज का, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया कि प्रोटीन ब्रिज होता क्या है। सिंपल सा बात है कि वहां पे आके एक ब्रिज जुड़ जा रहा है, जिससे कि वो अगले न्यूक्लियोटाइड पे फोकस नहीं कर पा रहा है, मतलब एक बार में एक ही न्यूक्लियोटाइड को देखा जा रहा है, या एक बार में एक ही का ट्रांसक्रिप्शन किया जाता है। बात करेंगे टर्मिनेशन के बारे में। टर्मिनेशन का मतलब होता है आरएनए सिंथेसिस को रोकना। मतलब आरएनए सिंथेसाइज हो रहा है, आरएनए पॉलीमरेज आरएनए को बना रहा है, लेकिन अब उसे स्टॉप करना है, तो उसको बोलते हैं टर्मिनेशन। आरएनए पॉलीमरेज को आरएनए सिंथेसाइज करने से स्टॉप करने के लिए या तो कोई बाहरी एंजाइम का या कोई बाहरी प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, या खुद कोई ऐसा फैक्टर प्ले कर सकता है आरएनए, जिससे कि स्टॉप हो जाए आरएनए सिंथेसिस। तो अगर किसी बाहरी प्रोटीन का या बाहरी एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो उसको बोलेंगे एक्सट्रिंसिक टर्मिनेशन, और अगर नहीं हो रहा है तो उसको बोलेंगे इंट्रिंसिक टर्मिनेशन। तो इस बिहाफ पर ये 2 टाइप के होते हैं, इंट्रिंसिक टर्मिनेशन और द एक्सट्रिंसिक टर्मिनेशन। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक्सट्रिंसिक के रूप में रो प्रोटीन के बारे में। रो एक प्रोटीन होता है जो कि आरएनए सिंथेसिस को रोकने के लिए काम आता है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो टर्मिनेशन के 2 टाइप होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक टर्मिनेशन, एक होता है रो डिपेंडेंट या एक्सट्रिंसिक टर्मिनेशन। तो रो प्रोटीन डिपेंडेंट होता है, और समझिए इंट्रिंसिक जो है वो रो प्रोटीन इंडिपेंडेंट है, उसको आप ये भी बोल सकते हैं। तो जो डिपेंड करेगा रो प्रोटीन पे वो रो प्रोटीन डिपेंडेंट है, जो जिसमें इंट्रिंसिक टर्मिनेशन से हो रहा है उसको रो प्रोटीन इंडिपेंडेंट बोलेंगे। तो ये 2 टाइप का टर्मिनेशन होता है। समझते हैं सबसे पहले हम लोग इंट्रिंसिक टर्मिनेशन के बारे में, या जिसमें रो प्रोटीन पर डिपेंड नहीं करता है, हम लोग उसको सबसे पहले समझते हैं। तो इसको समझने से पहले सबसे पहले आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है। आपको याद होगा क्लास 12 में हमने पढ़ा होगा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के बारे में। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का सिंपल डेफिनेशन ये होता है कि अगर हम लोग कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड में सेम डायरेक्शन से देखते हैं, तो अगर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस सेम आ रहा है तो उसको बोलेंगे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। समझने की कोशिश करते हैं एग्जांपल से। समझिए 2 स्ट्रैंड है, ये वाला 3 डैश है तो उसके सामने वाला होगा 5 डैश, और यहाँ पे होगा 3 डैश, उसके सामने होगा 5 डैश। ये हमारा सिंपल 2 स्ट्रैंड हुआ। सपोज दैट यहाँ पर है आपका सी, यहाँ पे अगर सिस्टीन सी है, तो अगर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होना है तो कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड में सेम डायरेक्शन से सेम न्यूक्लियोटाइड आना चाहिए। तो क्या यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड होना चाहिए था, यहाँ पे सी होना चाहिए, लेकिन आप सोच रहे हैं अगर यहाँ पे सी आ जाएगा, सी का तो सी के सामने या सी का कंप्लीमेंट्री तो जी होता है, यहाँ पे होना चाहिए था जी, यहाँ पे सी कैसे होगा। देखिए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब होता है सेम डायरेक्शन से, इसका मतलब ये नहीं है कि राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट देखना है।
सेम डायरेक्शन मतलब पोलैरिटी सेम होनी चाहिए, मतलब 3 डैश से अगर सी आ रहा है तो यहाँ पे 3 डैश से सी आना चाहिए, तो इसको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, यहाँ पर सी आना चाहिए। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता क्या है। अब समझेंगे हम लोग टर्मिनेशन क्या होता है या इंट्रिंसिक टर्मिनेशन कैसे होता है उसको समझते हैं। तो सब ये 2 स्टैंड हमारा हो गया, 5 डैश है, ये 5 डैश है। तो सपोज दैट इस स्टैंड से आरएनए हमारा बन रहा है, प्रोसेस चल रहा है, आरएनए का इलोंगेशन होते जा रहा है। अब लेकिन टर्मिनेशन का होना है, तो अगर डीएनए में पैलिंड्रोम प्रेजेंट है, मतलब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस प्रेजेंट है, सपोज दैट ये प्रेजेंट है जीसी 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 जीसी, यह सीक्वेंस प्रेजेंट है, तो इसका कंप्लीमेंट्री आरएनए में बनेगा, बस जी की जगह क्या होगा सी और सी की जगह क्या होगा जी। तो सपोज दैट ये सीक्वेंस तैयार हो गया। अब आप सोचिए क्या ऐसा हो सकता है अगर किसी तरह से यहाँ पे फोल्डिंग हो जाए तो ये सी क्या इस जी से बाइंड हो सकता है? ऑफ कोर्स होता है, क्योंकि डीएनए स्टैंड में जब डीएनए में लोग पढ़ते हैं जहाँ पे 2 स्टैंड होता है वहां पे सी और जी आपस में बाइंडेड होते ही है, तो सी और जी यहाँ पे हो सकता है, और ये जी इस सी से हो सकता है, ये सी इस जी से हो सकता है, तो किस इस तरह से सीक्वेंस बन सकता है। तो क्या होता है जब टर्मिनेशन होना होता है, अगर डीएनए में ऐसा पैलिंड्रोम सीक्वेंस पाया जाता है तो आरएनए में उसका कंप्लीमेंट्री बनता है और आरएनए में इस तरह से बाइंडिंग हो जाती है, मतलब हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो आप इसको देख सकते हैं कुछ इस तरह से बाइंडिंग हो जाती है, ये जी सी से बाइंड हो जाएगा, सी जी से, फिर जी सी से, सी जी से, तो कुछ इस तरह से यहाँ पर हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा जिससे कि टर्मिनेशन हो जाता है। यह मेनली पैलिंड्रोम के वजह से हुआ। एक केस ये हुआ, दूसरा केस ये हो सकता है कि यहाँ पे रिपीटेडली ए आ जाए, सपोज दैट डीएनए में यहाँ पे बार बार एडेनिन आ जा रहा है, बार बार एडेनिन आ जा रहा है, तो उसका कंप्लीमेंट्री यहाँ पे बार बार यूरेसिल यू यू बन जाएगा, तो ये भी लीड करता है टर्मिनेशन को। तो यहाँ पे इंट्रेंसिंग में 2 फैक्टर हो गए, एक तो पैलिंड्रोम की वजह से हुआ, एक बार बार ए के आने की वजह से हुआ। इंट्रेंसिक हम लोग बोलते हैं रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। द टर्मिनेशन इन दिस केस इज ब्रॉट अबाउट बाय द फॉर्मेशन ऑफ हेयर पिंस ऑफ newly synthesized RNA. This occurred due to the presence of palindromes. As a result of this, the newly synthesized RNA fold to form hairpins that cause the termination of the transcription. ये हमारा बेसिक हुआ जो कि इंट्रिंसिक टर्मिनेशन था। उसके बाद होता है हमारा रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। तो सिंपल सा, इसमें कोई लॉजिक ज्यादा नहीं होती है। जो ये रो एक प्रोटीन होता है वो क्या करता है, या तो वो ग्रोइंग आरएनए से आके बाइंड हो जाता है या डीएनए से ही लेकिन वीकली बाइंड होता है और वह टर्मिनेट कर देता है ट्रांसक्रिप्शन को, जिससे कि वह मतलब क्या करता है आरएनए पॉलीमरेज को डीएनए से अलग कर देता है, जिससे कि ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाता है। यह एटीपेज एक्टिविटी रोल प्ले करता है। तो आई होप आपको ट्रांसक्रिप्शन समझ में आया। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके बाद हम लोग फर्दर प्रोसेस पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन के बाद। रेप्लिकेशन तो हमारा हो चुका है, फिर अब पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन द यूकैरियोट्स। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे पूरे जेनेटिक्स को कवर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।